फ्रांस के अंदर मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे। अच्छा। और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री जहां शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला यार? अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती शर्टें बेच के, 3 जुराबें बेच के, 5 शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के पर वो लोग। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है वो इन्वेस्टमेंट का हब बन रहा है और किसी भी कंट्री से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इंडिया को मिल रही है। और जितना वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो मॉर्गन स्टैनली और भी कई सारी जो यहाँ पर संस्थाएं हैं वो ये डिक्लेयर कर चुकी है कि अगर आपको अच्छा खासा पैसा कमाना है तो आप इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो। आने वाले दिनों में आपका अच्छा खासा रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पर बात यही हो रही है कि फेसबुक जो है वो तकरीबन 5.5 से 6 बिलियन डॉलर्स का, बिलियन डॉलर मतलब $1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ के आसपास, तो 5.5 से 6 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने वाला है। और जब पाकिस्तान के पास ऐसी न्यूज़ आती है तब ऑब्वियसली उनको जो एक टाइप की जो मतलब जलन होती है ना, वो देखकर हमको मज़ा आता है। हालांकि होना नहीं चाहिए, उनको जलन होनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर उनको जलन हो भी रही है तो हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूँ कि इंडिया का तकरीबन टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 750 बिलियन है और पाकिस्तान का 30 बिलियन मैक्स है। इससे आप पता चल सकता है कि इंडिया कितनी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और नो डाउट इकोनॉमी वाइज भी है कि पाकिस्तान का 250-300 बिलियन की है और इंडिया 3.5 से 4 ट्रिलियन को पहुंचने को आया है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि इस टाइप का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ नई कानून साजी हुई है और इस कानून के बाद फ्रांस के हुकाम को, जिसके मुताबिक घरों में जो मुसलमान बच्चों को कुरान की तालीम दी जा रही है उस पर भी चेक होगा क्या पढ़ाया जा रहा है। मदारस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं उनके अंदर भी एक ऐसी जो है निगरानी, कड़ी निगरानी होगी और जो रियासत मुकर्रर करेगी वो पढ़ाया जाएगा। क्या वाकई ही पाकिस्तान की इस बहस का पाकिस्तान को फायदा हो सकता है? पाकिस्तान इस्लामोफोबिया की बात करेगा तो उससे क्या हो रहा है कि उससे मगरब के साथ पाकिस्तान का खिंचाव पैदा हो गया है। अभी देखें कि फ्रांस के अंदर जब वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आई और मुसलमानों के बारे में कानून साजी हो रही है, तो जब इस तरह की इमरान खान साहब बात करते हैं तो बेसिकली इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को, मैं ये समझता हूं, उसका फायदा होने की बजाय नुकसान हुआ है। क्योंकि देखिए जो अरब ममालिक हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, वो तो इस्लामोफोबिया की बात ही नहीं करते, वो तो इसको डिस्कस ही नहीं करते। जबकि इमरान खान साहब जो कि पहले ही उनका जो एक स्टांस है यूरोप और अमेरिका में, वो उनको एक जो उस पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट और डिक्टेटर थे मुशर्रफ साहब, वो कहा करते थे ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है। इमरान खान साहब को तालिबान खान भी कहा जाता रहा और बहुत कुछ कहा जाता रहा। तो एक उनका जो इमेज है मगरब में को इतना उस तरह वो पॉजिटिव नहीं ले रहे। बहुत सारे लोगों से बात भी की है इस हवाले से और उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह पाकिस्तान जो है वो चाइना के मामले में खामोश रहता है, चाइना में भी तो इस्लामोफोबिया है, तो हम मगरब को क्यों टारगेट करते हैं और चाइनीज के सामने हम खामोश रहते हैं? हम इंडिया को तो टारगेट करते हैं लेकिन चाइना के सामने हम खामोश रहते हैं। सो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है इमरान खान साहब को, उनको अगर तो इस्लामोफोबिया की बात करें तो आप इन सबका नाम लें। जब आप सिलेक्टिवली नाम लेंगे तो वो कहेंगे ये आपका क्या तरीका कार है, जो चाइना में मुसलमानों के साथ हो रहा है उस पर तो आप नहीं बोलते। सो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें हमारी प्रायोरिटीज क्या है? हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुस्लिम उम्मा की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त मुसलमानों की जंग लड़ना नहीं है। हमारी प्रायोरिटीज इस वक्त आलम इस्लाम की जंग लड़ना और आलम इस्लाम का मुकदमा दुनिया के साथ पेश करना नहीं है। वजह यह है, आपने डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई, बड़े बला के आदमी थे। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने फ्रेंच पे कुरान शरीफ का तर्जमा किया है, अकेले वहां रहते थे, मैं कमरा देखा है, मैं उनको वहां जाकर। उनकी मेहनत इतनी बड़ी थी कि हर रोज 3 से 4 फ्रेंच मुसलमान हो रहे थे। अच्छा। और कहा जाता था कि फ्रेंच विल बी द नेक्स्ट कंट्री जहां शरीयत नाफिज हो सकती है। अच्छा। ये बकायदा वो जो सर्वे था पीयू का 2007 में आया था कि यूरोप में पहला मुल्क ऐसा है फ्रांस कि जहां किसी न किसी दिन शरिया लॉ नाफिज हो जाएगा। कितनी तेजी से मुसलमान बढ़ रहे हैं। 3 से 4 लोग रोजाना
50 लाख की इस वक्त तादाद है मुसलमानों की वहां पर, 50 लाख। 50 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो शहरों में कंसंट्रेट करते हैं, और शहर जिसके पास हो वही होते हैं। 5 मिलियन मुस्लिम। अच्छा, इन कवानीन के बाद क्या होगा? अच्छा, और कानून में सिर्फ इस्लामिज्म ने उसने इस्लाम को टारगेट किया कि निकालो फ्रेंच एम्बेसडर को। यार देखो तुक है, लेकिन नहीं जाएंगे वो भी 20 अप्रैल तक। इमरान खान भी मोहलत लेके बैठा है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द भी कुछ क्रोनी रहते हैं कि जिनके पेट में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ इतनी तकलीफ उठती है, इतनी तकलीफ उठती है कि उन्हें अल्सर हो जाता है। ना जुबान का भी अल्सर होता है, और चूंकि बोल सकते नहीं है तो पेट का अल्सर तो उन्हें जरूर होता है। कहें फ्रेंच एम्बेसडर चला जाएगा, हमारी जनाब बरामदात में कमी आ जाएगी, हमारा फलाह में तुम्हारी तुम पे सूद की लानत वैसे बरस रही है, तुम पे कर्जों की लानत वैसे बरस रही है, तुम दुनिया में जलील और रुसवा वैसे तुम हो, और तुम समझते हो कि तुम इज्जत हासिल कर लोगे 4 शर्टें बेच के, 3 जुराबें बेच के, 5 शूज बेच के तुम्हें तौकीर मिल जाएगी। थूकते नहीं है तुम्हारे मुंह के ऊपर वो लोग। एक बूढ़े के ऊपर 5 नौजवान हो तो सोसाइटी अच्छी होती है, वहां 2 बूढ़ों के ऊपर 3 नौजवान रह गए हैं, और मुसलमान तो कहते हैं नहीं हम तो बच्चे पैदा करेंगे। वो उनके ये अब मसला यह है कि इस इतने बड़े इशू के ऊपर पाकिस्तान, आपको पता है कि 88 चैनल है पाकिस्तान के, कोई एक बोला या अभी फ्रांस के अंदर फैशन शो आ रहा होगा ना तो इनकी लीडें लगी होंगी, लगती। अभी फ्रांस के अंदर ये फलाना जो आज है ना कि उसको पकड़ा गया था सदर जो है वो उससे मेड के साथ हरकतें करते हुए, इनकी फर्स्ट लीड बनी होगी। लेकिन इतना बड़ा इशू हो गया उम्मत मुसलमान का, कोई नहीं बोलेगा। उस शहर में रहते रहे हैं, उस मुल्क में रहते रहे हैं, और फिर ये कहते हैं सईदुल अंबिया से मोहब्बत है, हमें उनसे अकीदत है। डूब मरना चाहिए इंसानों को। क्या करनी है इन्होंने जिंदगियां जिसमें पूरा दिन आप सैयदुल अंबिया के कार्टून देखते रहे। मैंने तो दूर से सुना है और मेरा खून खौलता है। और जिन्होंने वहां उम्र गुजारी है, जिनके वहां घर है, जिनके वहां उनकी मलकियत है, ये क़यामत में रसूलुल्लाह की शफाअत के मुंतज़िर हो। सो जो अभी ये शाह महमूद कुरैशी साहब एक नई काम कर रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्ल्ड के इर्द गिर्द घूमना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब ने और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी जो स्ट्रगल है वो इस्लामिक दुनिया के इर्द गिर्द घुमा दी है, ताकि जो रियासत की ओरिएंटेशन है वो बदली जाए। मुस्लिम वर्ल्ड इसके लिए तैयार होगी। हाउ डू यू सी दीज ऑप्टिक्स? क्या आपने और मैंने वो यूट्यूब क्या कहते हैं पाकिस्तानी चैनल को इंटरव्यू देते नहीं सुना शाह साहब को ये कहते हुए कि आर्टिकल 370 जो है ये इंडिया का इंटरनल मैटर है? ये उन्होंने कहा था ना। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स फिक्सेटेड अगेंस्ट इंडिया, और अब तो लगता है ये तमाशा था कि पहले कहना कि आर्टिकल 370 इज एन इंटरनल मैटर, फिर कहना कि नहीं यूएन रेजोल्यूशंस अप्लाई होते हैं, और अब कर देना कि हम ये एक अगले साल कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। फॉर मी दिस इज अ ह्यूज वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर वाकई शाह महमूद कुरैशी, सलाउद्दीन अयूबी सानी हैं और इमरान खान ये एक अमीरुल मोमिनीन है, तो सबसे पहले तो रेजोल्यूशन लाए ना उगेर मूवमेंट्स के ऊपर, चाइनीज के ऊपर। ये भी आप कह सकते हैं कि नहीं चाइना में बिल्कुल कोई जुल्म नहीं हो रहा और ये सब बकवास है, बट रेजोल्यूशन इज नीडेड। हाउ कैन यू रिमेन न्यूट्रल जबकि सारी दुनिया कह रही है कि 1 मिलियन से ज्यादा उगेर मुसलमानों को वो स्कूलों में उन्होंने डाला है और उनको नाम बदल रहे हैं। इफ दे आर क्वाइट देयर, आपका ख्याल है कि इंडिया के खिलाफ जब ये कर रहे हैं तो इंडिया जब अपने बाहर जाके डिप्लोमेटिक बात करेगा तो वो ये पॉइंट आउट नहीं करेगा इनकी डुप्लिसिटी? आप देखें इनकी लैक ऑफ मॉरल ग्राउंड देखें कि उगेर्स पे बात कोई नहीं है और हमारे साथ हमारे ऊपर इल्जाम तराशी। हमारे वजीर खारजा अभी जब न्यूयॉर्क गए थे तो वहाँ रिक्वेस्ट की सेक्रेटरी ब्लिंकन से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने मुलाकात देने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी तक जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो भी इग्नोर कर रहा है हमारे वजीर खारजा को, और हमारे वज़ीर आज़म को भी इग्नोर कर रहे हैं सदर बाइडन। तो ये भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि किस तरह मामलात होंगे। अगर साउथ एशिया पॉलिसी रिव्यू हो रही है तो फिर मोदी से क्यों बात की और दूसरे लीडर से क्यों बात की? फिर अफ़गानिस्तान की जो विड्रॉल उसको इतना प्रेसिपिटेट क्यों किया? अब सुना है कि
4 जुलाई तक ये शायद सारी फ़ौजें निकल जाएं रादर देन के 9 सितंबर तक, 11 सितंबर तक सॉरी। तो ये भी बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से कुछ हमारी शायद डिप्लोमेसी में कुछ थोड़े बहुत सही है, तो हम अपने पत्ते नहीं खेल पाए वाशिंगटन में, सही लोगों को हम इंग्रेस नहीं कर पाए जो नई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ ऐसा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि हुकूमत को देखनी चाहिए। रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। आपको याद है क्या हुआ था, हमारी चौकी पे हमला कर दिया था अमेरिका ने सलाला पे, जिसमें जनरल कैनी ने। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डान में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीजे मांगते हैं। कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है, इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है। बलूचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ, अल्लाह ने हमें बचा रखा है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती वो। और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायद आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, और आप इस तरह सोए पड़े हैं। इसका कोई मॉरल एथिकल बेसिस नहीं है। और मैंने कहा है बुला के देख लो यार, क्या हो जाएगा। इंडिया कहेगा कि ये तो इस्लाम वर्सेस इंडिया कर रहे हैं, तो बाकी दुनिया तो इस्लामिक नहीं है ना। और उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। रशिया ने मार मार के मुसलमानों का सत्यानाश किया, अभी सीरिया के अंदर तबाह नहीं कर दिया उन्होंने। तो कौन है इनके हक में जो अल्टीमेटली अगर जंग हो या कुछ हो तो इनके साथ खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा। जापान इनके साथ आ जाएगा क्योंकि OIC को इन्होंने बुला लिया, जापानीज इस्लामिक है। जर्मनी आ जाएगा, ऑस्ट्रिया आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड आ जाएंगे, USA आ जाएगा, UK आ जाएगा। पीपल who have economic power and who have military power and they do business with India and so on. पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है ना वो है कि ये बना था इस क्लेम पे कि हिंदू और इंडिया इस्लाम को खत्म कर देंगे और मुसलमानों को खत्म कर देंगे। ना मुसलमान खत्म हुए ना इस्लाम खत्म हुआ, अलबत्ता इस्लाम डिवाइड हो गया। अगले साल मार्च में क्या कहते हैं एक कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे सारी मुस्लिम ममालिक की, तो बुला लें। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? 1974 में भी तो एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, जिसमें कहा गया था वी विल वॉक हैंड इन हैंड इनटू जेरूसलम। ये जेड भुट्टो ने कहा था और शाह फैसल उसमें थे, और शाह फैसल गॉट असैसिनेटेड बाय हिज ओन फैमिली, भुट्टो साहब गॉट हैंग्ड, और लिबिया के जो किंग वो हैं उनको मरवा दिया वेस्ट ने। तो क्या अचीव हुआ था तब भी? पाकिस्तान हैज अ प्रॉब्लम के इनकी अपनी इस धरती के साथ एसोसिएशन नहीं है, ना इनके लोगों से है, ना ये उनकी जबानों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनके कल्चर को एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक इस्लामिक जो है ना खोल, उसको बार 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 पाकिस्तान पे इंपोज कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव गिवन यू अ लॉन्ग आंसर, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू पाकिस्तान। कोई इनको ये कर लें, देखें। आप कहते हैं ना ये मार्च में होगा, तो 9 महीने वाली बात है। आज अब ये वो शाह महमूद कुरैशी ने वो
इंसेमिनेशन की है, 9 महीने में वो आ जाएगा, उसका हाल देख लेना क्या होता है। वही हुआ जो 1974 में इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई थी लाहौर में और पता नहीं कितना शोर मचा था। व्हाट हैपेंड? नथिंग। बल्कि पॉलिटिकली दिस इज अ वेरी रॉन्ग मूव। देखें, पाकिस्तान ने कभी इंडिया को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मेंबर नहीं बनने दिया गया, हालांकि मुसलमानों की परसेंटेज पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया में है और कई मुल्क उसके मेंबर हैं जहां पे मुसलमान माइनॉरिटीज में है, वो मुस्लिम मुल्क भी नहीं है, एंड दे आर मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थे, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और एंड द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। इंडिया की मईशत हमारे लिए ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज। तालीम में पाकिस्तान की कारकर्दगी इंतहाई नाकिस है। पाकिस्तान 140 मुमालिक में से 126वें नंबर पर है। इंतहाई तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान का नंबर तमाम पड़ोसी मुमालिक में आखिरी है, जबकि भारत इस फहरिस्त में 90 नंबर। नमस्कार दोस्तों। अब मुझे तो ये डेफिनेटली पता है कि आपको पता होगा कि इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ है, वो टॉप में आती है। मतलब आप IIT IIM को सिर्फ नहीं, कई सारी और भी यूनिवर्सिटीज़ है जिसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और रिपोर्ट है कि भाई इंडिया के पास जो संख्या में यूनिवर्सिटीज़ है वो सबसे ज़्यादा है। अगर आप क्रॉस करना चाहते हो तो चाइना और अमेरिका से भी क्रॉस कर सकते हो। मतलब आप देख सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो। कई सारी आप रिपोर्ट पढ़ोगे उसमें नंबर अलग अलग आ सकते हैं, लेकिन इसमें अनडिस्प्यूटेडली इंडिया सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ केंद्रित करने वाला देश है। अब इसीलिए तो यहाँ से इतने एजुकेटेड लोग निकलते हैं जो अमेरिका जाकर वहाँ पर रूल करते हैं, UK जाकर, फ्रांस जाकर रूल करते हैं। और कई सारे इंटरनेशनल ग्रुप्स है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वहाँ पर भी आपको अच्छे खासे इंडियंस मिलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। रिसर्च करके मैंने निकाला कि पहला कंट्री जहां पर सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, अकॉर्डिंग टू द डेटा फ्रॉम जुलाई 2020, एस्टिमेटेड 4,381 यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इंडिया में हैं। और सेकंड नंबर पर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जिसमें 3,254 है, और चाइना में 2,000 एंड समथिंग। एक और रिसर्च भी मैंने देखी, उसमें भी यही कुछ तादाद कम ज्यादा थे, लेकिन पहले नंबर पर इंडिया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और तीसरे नंबर पर चाइना था। इंडिया की जो सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन है, वहां से उन्होंने जीरो का कॉन्सेप्ट देके सारी मैथमेटिक्स को चेंज किया है। अलजबरा भी जो आया है, जो अरबों ने डेवलप किया, ये इंडिया से बेसिकली ये सिस्टम आया। तो हर सिविलाइजेशन ने कंट्रीब्यूट किया, मगर अब यहां पे थोड़ा सा टाइम अगर हम आगे एकदम बढ़े, जब यूरोपियन आए इंडिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर, उन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट हुकूमतें की या यहाँ के लोगों को कंट्रोल किया, तो कम से कम इंडिया के अंदर हिंदू जो थे, जो मुसलमानों के रूल के जमाने में जरा दबे हुए थे, उनको चांस मिला कि वो आगे बढ़े। मसलन 2 चीजें थी, उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी और वो आगे बढ़ गए। अब देखें, 1965 वॉर से पहले पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रोज नजर आता था, थोड़ी सी हो रही है, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से और पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज से यहां प्रोग्रेस हो रही थी। साउथ कोरिया, फॉर्मोसा जो अब ताइवान है,
मलेशिया और सिंगापुर, ये चारों मुल्क के एक्सपर्ट आए पाकिस्तान की डेवलपमेंट स्कीम को स्टडी करने के लिए। उन्होंने वापस जाके अप्लाई करके तो आगे बढ़ गए। हमने 65 में इंडिया से जंग कर दी और हम जंग के मोड में आ गए। अब एक जंग का मोड है, एक मॉडर्न इल्म से दूर रहने का मोड है। ये 3-4 जो ट्रेजेडीज हमारे साथ हुई हैं उसकी वजह से हम पीछे रह गए। इस वक्त हालत यह है कि मैंने एक पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है जो कि मुख्तलिफ चैनल्स को नशर करते हैं कि इस वक्त इंडियंस जो हैं वो टॉप एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं और अमेरिकन अवाम जो है वो भूखे मर रहे हैं। और कोई किसी फर्म के अंदर बैठा है, वो किसी फर्म में बैठा है, किसी फर्म, बिकॉज दे आर वेल क्वालिफाइड, दे स्पीक गुड इंग्लिश, दे टेकन डिग्रीज। वहां से कोई हार्वर्ड से पढ़ा हुआ है, कोई अपना विस्कॉन्सिन से पढ़ा हुआ है, कोई शिकागो से पढ़ा हुआ है, कहीं दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी से वो पढ़ के आ जाते हैं और उसके बाद वो थोड़ा बहुत अपना वो टेक ओवर कर लेते हैं। आप इस वक्त आप सोच लें आईटी के ऊपर। फिर दूसरी चीज ये है कि आईटी के मैदान के अंदर उनकी दो जो बड़े बेंगलोर के अंदर उसमें जो उनके बने सिलिकॉन वैलीज है, सिलिकॉन वैली, वो ये है कि आपने यहाँ पर किया, आपने यहाँ पर हिसाब किया, रात का पूरा हिसाब जो है वो भेज दिया वहां पर कि 65 की वॉर में हम पड़ गए और जाहिर है कि उसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम निकल गया और जो कुछ हुआ। लेकिन वो तो ये एक कहा जाता नहीं है ना कि वो वॉर तो पाकिस्तान जीता, तो भारत को तालीम में पीछे रहना चाहिए था, पाकिस्तान को तो चलो। और अगर फर्ज कीजिए आप कहते हैं तो चलें दोनों मुल्क तालीम में पीछे रहते, भारत तो फिर भी तालीम में बहुत आगे चला गया। इंडिया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से बहुत आगे है, तालीम में बहुत आगे है। सबसे पहले पाकिस्तान को कोई उसमें फतह नहीं हुई, ये एक बिल्कुल नॉनसेंस है। पाकिस्तान गैरिजन स्टेट किताब जो मेरी है उसमें मैंने सारा दिखाया है। बल्कि उस दिन से जब से ये जंग हुई है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक गई हुई है। एक, इंडिया ने तो शुरू से सेकुलर स्टेट बनाई और आपको पता है ये फख्र होना चाहिए कि इंडिया के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक मॉडर्न सोशलिस्ट जेन के आदमी थे। इन दोनों ने मिलकर एजुकेशनल पॉलिसी बनाई, यूनिवर्सिटीज बनाई। ये जितने उनके आईटी है ना इंस्टीट्यूट बड़े बड़े मशहूर, ये उस जमाने में तैयार किए गए। हमने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हमने देखे जहां पे जमहूरियत ही नहीं आ सकी, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं बना सके, फौजी टेक ओवर हो गए, तो हम तो अपने आप में ही रिजॉल्व नहीं कर सके कि व्हाई डिड वी क्रिएट पाकिस्तान। और वो यूनिवर्सिटियां बनाना, अपनी इंडस्ट्री को बनाना, अपनी, वो नेशनलिस्ट लोग हैं। हमने नेशनलिज्म का तो काम किया ही नहीं। हमने कभी किसी के आगे अपनी सर्विसेज बेच दी, कभी किसी के जी, कभी किसी को, बिल्कुल। तो लेकिन इसके बावजूद प्रोफेसर साहब, वहां पे जो आप मोदी की हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में भी तालीम पर, टेक्नोलॉजी पर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं वही तो बात कर रही हूँ कि चलें, एक एरा ऐसा गुजर गया, एक दौर ऐसा गुजर गया, इसके बावजूद अभी तक जो है हम तालीम और टेक्नोलॉजी में वहां पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हमें, चलें थोड़ा सा तो हम जरा अपलिफ्ट हो जाते, कुछ कर लेते। अब देखें, ये तो जिन्होंने हुकूमत की है आप उनसे सवाल करें ना, व्हाई डिड दे स्पेंड सो मच मनी ऑन कंपीटिंग विद इंडिया इन द आर्मामेंट फील्ड। आप यूनिवर्सिटीज बना के इंडिया से आगे क्यों ना निकले? आपने अगर यूनिवर्सिटीज में भी compete करते, सही कहा आप उसमें करते ना, आप इकोनॉमी बेहतर बनाते। जो कि देखें 65 वॉर से पहले पाकिस्तान का रेट ऑफ ग्रोथ था 5.3%, इंडिया का था 2.7%। इकोनॉमिक जो उनकी डेवलपमेंट थी उसे कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ये एक यानी कि मजाक के तौर पे, क्रिटिसिज्म के तौर पे था कि इतनी स्लो उनकी डेवलपमेंट हो रही थी। हमारा रेट ऑफ ग्रोथ डबल था, लेकिन हमने जंगजू माहौल को अपना लिया। उन्होंने 65 की वॉर हुई, खत्म हुई, उन्होंने फिर अपनी इंडस्ट्री उसको प्रमोट करते गए। देखे टाटा, बिरला, ये सारे पहले से एग्जिस्ट करते थे हिंदुस्तान में, तो उनके पास एक इंडस्ट्रियल वो क्या कहते हैं क्लास भी थी, एक्सपीरियंस भी था। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं था। इकोनॉमी उनकी अब इतनी बढ़ेगी आगे, मैंने कहीं पढ़ा है कि 2025 तक दिस वुड बी द सेकंड थर्ड बिग इकोनॉमी इंडिया की। हम तो कहीं भी नहीं है। इंडिया ने
कभी किसी को अपनी कमजोरी एक्सप्लॉइट करने नहीं दिया। उन्होंने अपने नेशनल इंटरेस्ट को हमेशा रखा है। वो नॉन अलाइन मूवमेंट का हिस्सा रहे, दोनों के साथ दोस्ती की, दोनों से मदद भी ली, किसी का एक साइड नहीं लिया। हमने तो खुद कहना शुरू कर दिया था कि वी आर द मोस्ट एलाइड एलाइज ऑफ द अमेरिकन। अमेरिकन ने कभी नहीं कहा कि ये हमारे सबसे ग्रेट एलाइज हैं। अब हम चाइना को कहते हैं कि आवर फ्रेंडशिप इज हायर देन द माउंटेन्स एंड हिमालय, हाँ जी, और डीपर देन द ओशंस। ये कहने की क्या जरूरत है? एंड स्वीटर देन द हनी। जी, हमें शायरों की जरूरत नहीं है, हमें साइंटिफिक रैशनल सोच की जरूरत है। चाइना से भी दोस्ती करो, यूएस से भी दोस्ती करो, ये ग्रेट पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं। हिंदुस्तान से भी दोस्ती करो एंड हर एक से फायदा उठाओ और उनको सर्विसेज भी डिलीवर करो। जब तक हमारी हो, इसे कहते हैं रैशनल सेल्फ नेशनल इंटरेस्ट। वो पाकिस्तान का क्या है? इट शुड build its economy. How do you build your economy? By having peace. What more? You should have law and order. मसलन जवाहरलाल नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर थे तो सोमनाथ का मंदिर वहां पे हिंदुओं ने रिस्टोर किया और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है आके ना वो फीता जो है ना वो काटे। He said, I am the Prime Minister of India, not the Prime Ministers of the Hindus. उन्होंने कहा कि ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, सोमनाथ का मंदिर बन गया है, गुड, बट व्हाई शुड द प्राइम मिनिस्टर गो? दिस इज अ सेकुलर स्टेट। हमने तो ये ऐसे नहीं किया। वो एक तकरीर, बहुत एनलाइटन तकरीर है, लेकिन उसके बाद 25 जनवरी को 1948 को कराची बार एसोसिएशन में उन्होंने जब चिढ़ के कहा कि ये मुझसे क्यों पूछते हो कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी? 1300 साल पहले हमें दे दी गई है, शरीयत जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो ये है शरीयत। वो वहां पे दोबारा ले आए और वो मजबूरी थी कि इतने मिलियंस ऑफ लोग घर से बेघर हुए थे, किस लिए कि मुसलमानों का मुल्क बनेगा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं। मुझे टर्मिनेट किया गया है जिसकी तकरीबन 8.5 लाख के करीब उस पे फॉलोअर्स थे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इंफॉर्मेशन वॉर में आज इंडिया को जो कामयाबी हासिल हुई है, आप उसका अंदाजा नहीं है। ये नजमुल हसन बाजवा की वीडियो मिलियंस भी शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता। नमस्कार दोस्तों, अब कोई भी पाकिस्तानी अगर इंडिया में आएगा तो उसको पता चलेगा कि भाई इंडिया के अंदर मुसलमान कितनी बड़े लेवल पर प्रोग्रेस कर रहे हैं या फिर किस तरीके से रह रहे हैं, या फिर कहे कि जितनी मस्जिदें इंडिया में होगी शायद ही पाकिस्तान में होगी। लेकिन जो पाकिस्तानी इंडिया में नहीं आ पाते उनको बरगलाना या फिर कहे कि उनका ब्रेन वॉश करना तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि भाई ये जो कई सारे यूट्यूबर हैं जिनकी चैनलें बंद कर दी गई है, नॉट सिर्फ इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट टर्मिनेट ही कर दी गई है, क्योंकि इंडिया ने जो है वो फोकस करवाया यूट्यूब को कि भाई देखिए आप जो कह रहे हो ना कि भाई आपकी पॉलिसी वायलेट करने पर चैनल बंद होता है, तो आपने ये सारी जो चीज़ें हैं, इन टाइप के जो वीडियोज़ है, पूरा का पूरा गलत फहमी यहाँ पर फैलाता है, तो आपने उस पर कुछ नहीं किया, तो फिर यूट्यूब ने उनकी चैनलें बंद कर दी। अब वो कम्युनिटी गाइडलाइन होती है, जब आपको मिलती है तब आपका चैनल सीधा बंद हो जाता है, और यहाँ पर यही हुआ है और वही यहाँ पर रोना रो रहे हैं। और कई सारे यूट्यूबर तो ऐसे थे जिनके व्यूज़ मिलियंस में जाते थे, सारा का सारा बंद हो चुका है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। भारतीय सरकार ने यूट्यूब कम्युनिटी को एक रिकमेंडेशन की और इस रिकमेंडेशन के मुताबिक उन्होंने 20 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को भारत में बैन करने का कहा। और पाकिस्तान के वो तमाम यूट्यूब चैनल्स जो कि भारत के खिलाफ बात करते थे, उनको ना सिर्फ भारत में बैन किया गया है, बल्कि वो तमाम यूट्यूब चैनल्स अब ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में बैन हो चुके हैं और यूट्यूब ने उन तमाम चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया। यहां पर 2 बातें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह कि नरेंद्र मोदी साहब को
मुबारकबाद तो देनी पड़ती है कि भाई आप भारत में कर लेते तो हम कहते कि चलें आपका अपना मुल्क है, यहां पर आपने कौन सा पाकिस्तानियों को जीने का हक देना था या पाकिस्तानियों की आवाज बंदी करनी थी तो आपने कर ली। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड करवाया है वहां पर तो आप दाद के मुस्तहिक हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी झूठ बोलते थे, ये पाकिस्तानी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते थे, ये पाकिस्तानी फेक न्यूज को प्रोपेगेट करते थे। कश्मीर के इशू को, बिपिन रावत के इशू को, अयोध्या और राम मंदिर के इशू को, माइनॉरिटी राइट्स के इशू को इन्होंने बेस बनाकर बैन करवाया है। जो अपने आप को साबिक एंकर कहलाते हैं उन समेत पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स का यूट्यूब ने एक लिहाज से तख्ता उलट दिया है, यानी कि यूट्यूब को ने उनको बैन कर दिया, हटा दिया है। ये नजमुल हसन बाजवा के साथ हुई। शुरू में मैंने देखा इसकी वीडियो मिलियंस भी गई, शायद 2 मिलियन भी क्रॉस कर गई, लेकिन उसका मौजू जो था वो हिंदू धर्म था, हिंदू मजहब था। हिंदू मजहब को उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया था। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस वीडियो को ओपन करता, क्योंकि उसमें जो थंबनेल था वो इतना मतलब है कि उसमें हिजानी कैफियत थी, और जो उसका टाइटल था वो बहुत सख्त था। और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जब आप किसी के मज़हब को, मकतब को, भले कोई भी हो, गलत हो सही हो, इसका फैसला आपने और मैंने नहीं करना, लेकिन जब आप उसको टारगेट करते हैं, ज़ाहिर है कि इंडिया में 1 अरब 20 करोड़ या इससे भी ज़्यादा आबादी है, तो जब आप उनके किसी बहुत बड़ी आबादी के मज़हब को टारगेट करेंगे तो वहाँ के लोग देखेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा आपको, भले नीचे गालियाँ बकी जा रही हों। कि देश के अंदर भय और भ्रम की स्थिति फैलाई जाए फेक न्यूज़ के माध्यम से या खराब कंटेंट, एंटी इंडिया कंटेंट के माध्यम से, जो एक प्रयास कुछ वेबसाइट्स और पोर्टल्स के माध्यम से किया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। नया पाकिस्तान ग्रुप हो, इसके माध्यम से चलने वाले लगभग 15 यूट्यूब चैनल्स हों या 5 अन्य यूट्यूब चैनल्स हों, 2 वेब पोर्टल्स हों जो कानून के अनुसार उनका उल्लंघन भी कर रहे थे, तो आईटी रूल्स के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि देश के खिलाफ जो एजेंडा पाकिस्तान की ओर से चलता है, पाकिस्तान की वेबसाइट्स और वहाँ के जो हैंडल वाले यहाँ पर कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की गई है, ताकि ऐसी ताकतों को देश के खिलाफ काम ना करने दिया जाए। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं, हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है। आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है। वो करना गुनाह है, लेकिन ये करना ठीक है। देखते हैं कि आगे क्या होता है मौलाना साहब का क्योंकि जाहिर है अब इनकी दुकान तो हो जाएगी बंद, लेकिन इनकी दुकान बंद होगी सऊदी अरब में, इनकी दुकान पाकिस्तान में तो चल ही रही है। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो बदल रहा है। देखिए, कोई भी अगर रिजिड कंट्री होगा उसमें जो नई पीढ़ी आएगी, बहुत बड़े लेवल के चांसेस होते हैं कि वो पीढ़ी अगर वहाँ पर रूढ़िवादी सोच चल रही है और वो समाज के लिए ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर वो समाज के लिए ठीक नहीं है तो नई पीढ़ी बदलने की ट्राई करेगी। फिर वो बात अलग है कि वो कितने सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सऊदी अरेबिया के प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप कह सकते हो कि प्रिंस MBS मतलब मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अब पिछले दिनों उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हदीस को लेकर। जो मुस्लिम जो समाज है या फिर आप क्या कि इस्लाम में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम कंसिडर की जाती है, वो है हदीस और कुरान। और हदीस को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो हदीसें जब लिखी जानी चाहिए थी उसके कई सालों बाद या फिर कुछ 100 साल के बाद ये हदीसें आई है, तो उस पर कितने लेवल का ट्रस्ट किया जाए ये हमें पता नहीं है। मतलब ये चीज़ें दिखाता है। देखिए, पहले सऊदी अरेबिया के अंदर महिला को गाड़ी चलाने से लेकर कई सारे कानून थे कि वे आप नहीं कर सकते, लेकिन अब सारी चीज़ें जो छूट मिल रही है, सारी चीज़ों में अब
अब अलाउ किया जा रहा है। ये MBS के लीडरशिप के अंडर ही किया जा रहा है। पिछले दिनों सलमान खान का यहाँ पर एक शो किया गया था जिसमें हज़ारों लोग आए थे। अब हम सबको पता है कि इस्लाम में ठुमके लगाना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कुछ किया जा रहा है। इसका मतलब आप समझ ही सकते हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेजी से सऊदी अरब में तब्दीली आएगी और अब तो एक हैरान कुन चीज सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात पर पाबंदी, अब कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। ना सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है बल्कि बताया गया है कि जी जुम्मे के दिन आपने क्या क्या बातें कहनी है तबलीगी जमात के हवाले से, क्या बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाती है, ये करती है, वो करती है, ये बैन है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। इसलिए अब इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनके किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी मस्जिद में आकर इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं आ सकता, यहाँ तक कह दिया गया है। अब ये नाकाबिले यकीन नज़र आता है। सिर्फ ये कि इन पर पाबंदी लगा दी गई है तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में, बल्कि ये कि जी इनको दावत व तबलीग की इजाज़त नहीं है, इसके साथ एफिलिएशन, इससे जुड़ना भी बैन कर दिया गया है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब में सज़ाएँ भी सख्त दी जाती हैं और इस तरह से जब कोई चीज़ आ जाए, फरमान आ जाए, तो उस पर बड़ी सख्ती से अमल करवाया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी हैरानकुन है और लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और अब देखना ये है कि इसका रद्दमल क्या होता है। सऊदी अरब में तो आपको पता है कि वहाँ पर जिस तरह का निज़ाम है, तो मोहम्मद बिन सलमान या उनकी वजारत जब कुछ कह देती है वहाँ से, तो फिर उस पर तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये सऊदी अरब बड़ा बदल रहा है, ना सिर्फ अपनी इकॉनमी को बदल रहा है बल्कि अपने रस्म व रिवाज को बदल रहा है। और इस्लामी हवाले से जिस तरह सऊदी अरब को देखा जाता था, उसमें बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। सलमान खान, उसका एक कॉन्सर्ट होता है, इसे कहते हैं दबंग कॉन्सर्ट। सलमान खान अपने दबंग कॉन्सर्ट के लिए इस वक्त सऊदी अरब में है और इस वक्त पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इंडस्ट्री है वहां की, उसके जो फिल्मी सितारे हैं वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। मुन्नी इस वक्त बदनाम हो रही है, लेकिन सऊदी अरब को यह इस बात का इल्म नहीं है कि सऊदी अरब पूरे आलम इस्लाम में बदनाम हो रहा है। उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। यानी वो मुल्क, जिस मुल्क में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोजे की जाली को हाथ लगाने पे शुरता डंडा मारता है और कहता है बिद्दा, वहां पे ये गुनाह हो सकता है। और अगेन मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में कहा था, भाई आप कॉन्सर्ट करना चाहते हैं आप कॉन्सर्ट करें, आप स्ट्रिप क्लब खोलना चाहते हैं आप जो मर्जी करें, आपका मुल्क आपकी मर्जी। लेकिन फिर जब आप ये मुनाफकत करते हैं ना कि हम जब मदीने या मक्के में होते हैं हमें हजर अस्वद के करीब जाने पर डंडा पड़ जाता है, रोजा रसूल की जाली को चूमने पर डंडा पड़ जाता है, आप कहते हैं बिद्दा है, आप कहते हैं गलत है, आप कहते हैं गुनाह है, वो करना गुनाह है लेकिन ये करना ठीक है। इस मुनाफकत पे हैरत होती है, इस मुनाफकत पे गुस्सा आता है बेसिकली। ठीक है जी, अब आ गई आप एक और तस्वीर देखिए। ये कॉन्सर्ट पे जो हुजूम देखें आप, कितना तरसे हुए थे सऊदी अरब के लोग। वो जो हमें लगता था कि यार मतलब उफ, ये तो इतने इस्लाम पसंद लोग हैं, हमें ये मंजन बेचा गया है। पाकिस्तान को खास तौर पे कह रहा हूं, पाकिस्तान को 70 साल से ये मंजन बेचा गया है कि ये लोग जो हैं ये क्या कमाल लोग हैं भाई, मतलब इनको फॉलो करो, इस्लाम फॉलो करना है तो इन लोगों को फॉलो करो। ये देखें ये कितने तरसे हुए थे कॉन्सर्ट्स के लिए। इस वक्त आप हुजूम देखें, तस्वीरें देखते जाएं और आप हैरान रहते जाएं कि किस कदर हुजूम है इस कॉन्सर्ट में। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। और हम क्या कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है वो।
नमस्कार दोस्तों। अब मैंने एक चीज़ पिछले 8-10 सालों से नोट की है कि जितने इंडियंस बाहर हैं ना, पाकिस्तानी मीडिया को उनसे बहुत दिक्कत है। अब होता ये है कि जो ये इंडियंस है ना, वो अब मतलब मानिए कि नहीं मानना मानिए, चाहे वो यूके में रहते हो, चाहे कनाडा, फ्रांस या फिर यूएस, अब कोई भी कंट्री काउंट कर लीजिए, वो वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ की सिटीजनशिप मोर और लेस वो ले ही लेंगे, लेकिन फिर भी वो इंडियन नेटिव हमेशा कहलाएंगे। भले ही उनकी 5 पीढ़ी चेंज हो जाए, लेकिन वो इंडियन नेटिव ही कहे जाएंगे। और ऐसा नहीं कि वो वहाँ पर जाते हैं, नो डाउट पहले वो सेटल होते हैं, लेकिन फिर उनके दिमाग में, दिल में इंडिया होता है, भारत होता है। और जब प्रधानमंत्री मोदी विजिट करते हैं या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जब इंडियंस एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तब पावर दिखती है कि इंडियन डायस्पोरा की पावर क्या है। और देखिए, अगर आप अमेरिका जैसे कंट्रीज़ को देखो तो कई सारी बड़ी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, उसके लीडर, उसके सीईओ, अगर आप वर्ल्ड बैंक के सीईओ की काउंट करो, IMF का लीडर की काउंट करो, या फिर आप इवन यूके का प्राइम मिनिस्टर अगर आप काउंट करो, इवन अमेरिका का जो संसद है उसके अंदर अगर जितने भी मेंबर्स हैं, अगर उनकी काउंट करो, इंडियंस आपको ढेरों मिलेंगे। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। दुनिया की छठी बड़ी तरीन फौज है, यह भी अच्छी बात है, फख्र करने वाली बात है, लेकिन क्या हमने इसी में गुजारा करना है कि हम लड़ बड़ा अच्छा लेते हैं भाई, और कोई काम नहीं करना हमने। हमारे यहां क्या हो रहा था, जिस वक्त पराग अग्रवाल IIT का पढ़ा हुआ हुई ना, चंद महीने पहले उसकी नॉमिनेशन आ चुकी थी, उस वक्त हमारे मुल्क में हमें पता नहीं था कि धरने हो रहे हैं। हम धरने दे रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा था, ठीक है जी, और कहा जा रहा था जनाब कि आज मुल्क बंद कर देंगे हमारा, और हम तालिबान को माफीनामा देने के लिए उस पर काम कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे इंडियंस, वो पूरी दुनिया पे राज करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, हम कभी जनाब क्या जी हो क्या गया जी, ये फुला सियासतदान ने ये कह दिया तो फुला सियासतदान ने ये कह दिया, कभी चीनी महंगी हो गई, कभी आटा महंगा हो गया, कभी चीनी नापैद हो गई, कभी पेट्रोल नहीं मिल रहा, कभी डॉलर ऊपर चला गया, और कभी जनाब अब हम सोच रहे हैं कि हम तालिबान को माफ कर दें। ये जो लोग हैं ये अमेरिका में बैठे होंगे, ऑब्वियसली ये व्हाइट हाउस में है, ये स्टेट डिपार्टमेंट में है, ये डिफेंस में है, ये जहां जहां बैठे होंगे ऑब्वियसली दे विल, इनकी वैल्यू होगी। असल में हमें क्या समझा जाता है, ये बिल्कुल हमें याद है। हमारा पहला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है एयरपोर्ट से जब उतरते हैं, और उसके बाद हमारी मुसीबतें बिल्कुल हमारा जिस तरह इंतजार इस तरह हमारे साथ किया जाता है जिस तरह लोग इंतजार कर रहे होते हैं हमें लूटने के लिए। और प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट। रिश्वत के रेट डबल हो जाते हैं, जाली मुकदमात में फंसा लिया जाता है। यानी इंडिया जो है वो डिजिटली कहां से कहां पहुंच गया। आपके मुल्क में अभी अमेज़न तक नहीं आया यार, आप अमेज़न पे चीज नहीं खरीद सकते, आप ईबे पे चीज नहीं खरीद सकते, आपके पास थर्ड पार्टी पेमेंट गेट्स में ही नहीं है। आपको जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, किसी बंदे को बाहर भेजे, लॉगिन करके तुम थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे जो है वो लिंक कर देना। हम अभी यही फंसे हुए हैं कि टिकटॉक बैन करना है या अनबैन करना है, फेसबुक को बैन करना है या अनबैन करना है। हम अभी तक यही फंसे हुए हैं दोस्तों। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। ये जो स्ट्राइप का सीईओ वो क्या लिखता है सुनिए, वो लिखता है, उसका नाम है पैट्रिक कॉलिसन, वो लिखता है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे या एडोब, IBM, Palo Alto Networks and now Twitter, run by CEOs who grew up in India. Wonderful to watch the amazing success of Indians in the technology world. सुनिए और शर्माइए। रोज बैठ के इंडिया को गाली देते हैं, वो कहां से कहां जा रहा है। अगर आपने उसका मुकाबला करना है तो आपको भी ऐसा बनना होगा। ये आज वक्त है अपने गिरबान में झांकने का। आपको बुरा तो मैं बहुत लग रहा हूं। बताया कि जब बाइडेन जो है उसने जब अपने पहले 50 दिनों के अंदर उसने 55 जो इंडियंस थे उनको उसने अपॉइंट कर दिया लीडरशिप पोजीशंस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे। इवन के सुनने में आया कि जो उसका स्पीच राइटर है और नासा तक के जो लोग हैं वो इंडियन अमेरिकन हैं। सो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अपना एक कनेक्शन डेवलप करना चाहिए उन लोगों के साथ जो बाहर बैठे हुए हैं। इंडियन डायस्पोरा आता है, वो फुलब्राइट स्कॉलरशिप पे आता है। इंडियन डायस्पोरा आता है, उसको पीछे कोठियों पे कब्जे की कोई उसको खौफ नहीं होता। वो खुल के या वो ओपन पिच पे खुल के खेलता है, क्रीज से बाहर निकल के शॉट्स मारता है। वो हमारा डायस्पोरा यहाँ पे आता है। पहले मैं बताता हूँ डायस्पोरा के बच्चों की तरबियत क्या है। अभी यहाँ भी ये वो समझते हैं बच्चा अगर ऊपर वाले क्लास में जाए उसको यहाँ भी कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बन जाए क्योंकि उसकी तनख्वाह अच्छी। वहां से को बचता थोड़ा सा तो उसको IT में डालते हैं। आज तक मैंने किसी बंदे को ये नहीं देखा कि मेरा बच्चा
प्रोफेसर बनेगा यहाँ पे अमेरिका में भी, या मेरा बच्चा वकील बनेगा, या मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ के पाकिस्तान सर्व करेगा, ये बताया ही नहीं जाता। सुनिए इलॉन मस्क ने इसी ट्वीट के नीचे रिप्लाई करते हुए क्या लिखा। वो कहता है यूएसए बेनिफिट्स ग्रेटली फ्रॉम इंडियन टैलेंट। अमेरिका को भारतीय टैलेंट से बहुत फायदा हुआ। और अमेरिका को पाकिस्तान से क्या फायदा होता है? हम कभी अपने अड्डे दे देते हैं अफगानिस्तान पे बमबारी करने के लिए, कभी हम ड्रोन अटैक करने की इजाजत दे देते। हमसे तो यही फायदा हुआ है अमेरिका को अब तक, जिसका वो कभी भी शुक्रगुजार नहीं है। हमने क्या फायदा दिया दुनिया को, ये देखिए। हमने क्या कंट्रीब्यूशन दी है दुनिया को अभी तक, कुछ अंदाजा भी है आपको क्या दिया हमने अब तक पाकिस्तानियों ने? हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जनाब हमने गौरी मिसाइल बना लिया, हमने बनाए यार, कुछ और भी तो करें साथ साथ। और हमें वो उस तरह लॉबिंग करनी या हमें उसकी मार्केटिंग करनी नहीं आती जिस तरह इंडियंस जो है वो मार्केटिंग करते हैं अपने लोगों की। और अब जारी बात है, अगर कोई पाकिस्तानी वहां पे बैठा होगा व्हाइट हाउस में, स्टेट डिपार्टमेंट में या अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो डेफिनेटली जिसे कहते हैं ना कि एक होता तो है कि भाई हाँ उसके आने से, उसके बैठने से पाकिस्तान को फायदा तो बहुत ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जो इंडियन अमेरिकन हैं ये ऑब्वियसली अमेरिका को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बताया, नॉट दैट जस्ट के वो कोई नेगेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, बट दे हैव एन इन्फ्लुएंस। उनका एक बड़ा एक इन्फ्लुएंस है अमेरिका के अंदर, और वो इन्फ्लुएंस इसी तरह है कि उनको पता है कि हमने यहाँ पे आए थे, हमने काम किया, हमने एक्सेल किया, हमें टॉप पोजीशंस पे जाना है, ताकि एक तो वो अपने लिए भी काम कर रहे होते हैं, फिर वो अमेरिका के लिए भी काम कर रहे होते हैं, एंड देन दे ब्रिंग रिस्पेक्ट टू द नेशन एज वेल। सो